नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। कांझावला कांड में मारी गई लड़की की दोस्त निधि की संदिग्ध कहानी, पुलिस की भटकी हुई थ्योरी और आरोपियों के बदलते हुए बयान। आखिर क्या है सच इसमें? दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ और बातें सामने रखी हैं। पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुडा ने कहा है कि इस वारदात में 2 और आरोपी शामिल थे, यानी कि अब कुल 5 नहीं 7 आरोपी हैं। उनके नाम आशुतोष और अंकुश खन्ना हैं। ये जो 2 नए लोग इसमें अब जुड़े हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि आरोपी बयान बदल रहे हैं। गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। उन्होंने कहा कि अभी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी बाकी है और ये भी बताया कि अब तक की जांच में आरोपी और मारी गई लड़की अंजलि का कोई पुराना कनेक्शन सामने नहीं आया है। अंजलि की दोस्त निधि, जो उस वक्त हादसे में मौजूद थी, उसके बारे में कहा गया कि वो एक अहम गवाह है। उसकी मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने घटना के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। उसको लेकर सीपी ने कहा है कि इसकी विभागीय जांच चल रही है। इसमें इन दोनों में से कोई कार में कहीं हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं आया है। इन्होंने एक तरह से इनको स्क्रीन करने की कोशिश की है, मिस इन्फॉर्मेशन किया है, ग्रूसम क्राइम किया है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस अपने आप में बनता है। हम लोग जब बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने पीसीआर कॉल्स करी हैं और सारी टीम्स हैं, जो सारे जर्नलिस्ट हैं, यही सवाल भी कर रहे हैं और ये हो रहा है कि पीसीआर कॉल्स आंसर नहीं हुई सही समय पर। अगर हो जाती तो शायद इतना ब्रूटल नहीं होता है पूरा किस्सा। तो क्या कोई इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं आप लोग, जिन्होंने पीसीआर कॉल्स आंसर करने के बाद एक्शन नहीं लिया? कुछ उन पर भी एक्शन लेंगे ताकि कड़ा संदेश जाए कि आगे से अगर ऐसे पीसीआर कॉल्स आए तो उसे थोड़ा सख्ती के साथ, थोड़ा सीरियस तरीके से देखा जाए? सवाल तो पुलिस के लिए देखिए, जितनी जानकारी मुझे है, मैं अभी जो ब्रीफिंग आप लोगों को कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट है, दिल्ली पुलिस इसको लेकर जो पुलिस पीसीआर का रिस्पांस है उसको लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी कर रही है। इसके ऊपर डिस्कशन इंटरनली हो रहे हैं कि ये जो रिस्पॉन्स था वो एक ह्यूमन एरर था या एक प्रोसेस की वजह से इसमें एरर हुआ है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है तो उन लोगों को जो भी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा, वो होगा। इस बीच कोर्ट ने कांझावला मामले के 5 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 3 दिन की रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों को पेश किया था और 5 दिन की रिमांड की मांग की थी। तो उन्हें अब 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला, जो वहाँ पे अदालत पे मौजूद रहे। सौरभ, इसमें जो नई बातें सामने आई हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उनकी पेशी की गई है, किस तरह की मांग पुलिस की थी, रिमांड 4 दिन की और मिली है, तो नई बातें इसमें क्या अब आई हैं सामने? देखिए, पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उन्हें 5 दिन की कस्टडी चाहिए। उन्होंने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अब 2 नए और आरोपी सामने आए हैं। ये एक नई बात है इस पूरे केस में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने ये बात बताई, पहले मीडिया को फिर कोर्ट को, कि इसमें 2 नए नाम आए हैं सामने। एक आशुतोष का नाम है। आशुतोष बलेनो गाड़ी का मालिक है जिससे ये हादसा हुआ, और साथ में अंकुश खन्ना है, अमित खन्ना जो कि इस पूरे मामले में आरोपी, उसका भाई। अब तक ये कहा गया कि दीपक खन्ना नाम का जो आरोपी है वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन आज पता चला कि दीपक खन्ना नहीं, अमित खन्ना गाड़ी चला रहा था। और अंकुश ने और आशुतोष ने मिलकर के ये कहानी बनाई कि अमित खन्ना के पास लाइसेंस है नहीं, इसलिए ये कह देते हैं कि दीपक खन्ना गाड़ी चला रहा था ताकि थोड़ी राहत हो जाए। लेकिन जब पुलिस ने आज सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि गाड़ी अमित खन्ना चला रहा था, दीपक खन्ना नहीं, और अमित खन्ना के पास लाइसेंस भी नहीं था। तो इसीलिए पूरे एफआईआर में 120B धारा है, आपराधिक साजिश की धारा, वो जोड़ी गई है। साथ में एक धारा जोड़ी गई है नगमा 201 की, जो कि सबूत नष्ट करने की धारा है। तो कोर्ट ने ये बात कोर्ट को पुलिस ने ये बात बताई। कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके वकीलों को भी सुना। आरोपी के वकीलों ने कहा कि पूरे मामले को जानबूझ के पुलिस बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है। ये सिर्फ धारा 279 और 304A का केस है, यानी लापरवाही से गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग
क्या केस है, उसको जानबूझ करके गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश की धारा लगाई जा रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की हिरासत, लेकिन पुलिस को 5 दिन की हिरासत दे दी गई है। पुलिस अब जो 2 आरोपी ऐड किए गए हैं, आशुतोष और अंकुश खन्ना, उनको अरेस्ट करेगी। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, बाकी आरोपियों से कॉन्फ्रंट कराएगी। और इस बीच आज हमने एक और सवाल किया जो अब तक सबके जहन में है नगमा, कि पुलिस जो यहाँ पर आपको बड़ी चाक चौबंद नजर आ रही है, और 31 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पुलिस ने कि हम नए साल के जश्न में कोई लापरवाही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो तो हम तैयार हैं, फलाने पुलिस वाले वहाँ हैं, ढिमकाने पुलिस वाले वहाँ हैं, इतनी PSR वैन वहाँ है। लेकिन उसी रोज एक घटना होती है। हमने पूछा उनसे कि जो PCR कॉल्स की गई, जो लोग वहाँ थे उन्होंने बताया कि ऐसा उन्होंने देखा है, आइए पकड़िए, रोकिए, पुलिस ने उन पर कुछ एक्शन नहीं लिया। तो फिर स्पेशल CP से हमने पूछा कि भैया इन पर एक्शन कब लिया जाएगा, उन पर तो एक्शन लीजिए, ये तो करते रहिए ताकि एक मिसाल साबित हो किस तरीके से PCR कॉल, वो भी इतने संवेदनशील दिन जिसको लेकर के आप बूस्ट करते हैं हम तैयार हैं। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस वो कहाँ थी? तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि एक इंटरनल इंक्वायरी की जा रही है। इंटरनल इंक्वायरी में ये देख रहे हैं कि ये कुछ इंडिविजुअल लोगों ने इसको इग्नोर किया PCR कॉल्स को, या फिर एक सिस्टमैटिक फेलियर है, और जो भी सामने आएगा जांच के बाद उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कम से कम अब नगमा ये तो कह रहे हैं कि हम इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं, अब तक तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। तो फिलहाल 3 नई बातें हैं आज। पहली बात कि 2 नए आरोपी आशुतोष और अंकुश खन्ना, FIR में उनका नाम जोड़ा गया है। आशुतोष गाड़ी का मालिक है और अंकुश खन्ना एक आरोपी का भाई है। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। दूसरी बात, आज इनको कोर्ट में पेश किया गया, इनकी 4 दिन की हिरासत पुलिस को मिल गई है। और तीसरी बात, पुलिस ने FIR में 120B आपराधिक साजिश और साक्ष्य मिटाने की धारा ऐड की है। अभी तक हत्या की धारा ऐड नहीं की है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि यह हत्या का मामला नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी जो है, एक्यूज भी हैं, विक्टिम भी हैं, उनके बीच में कोई पहले से कनेक्शन नहीं था, हत्या का मोटिव नहीं था, एक हादसा है। लेकिन 304 गैर इरादतन हत्या ऐड की गई है ताकि उसमें वो एविडेंस है कि उनको पता चलने के बाद भी ये लोग 12 से 13 किलोमीटर गाड़ी में इस युवती के शव को घसीटते रहे। नगमा जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सौरभ, आपने सवाल पूछा था CP से इंटरनल क्या उसके विभागीय कार्रवाई हो रही है या नहीं, उस पर कहा है स्पेशल CP ने कि विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जो लग रहा है कि PCR वैन के पहुंचने में देर हुई वहां पर, उसकी वजह से ये घटना है इतनी ज़्यादा और भयावह होती चली गई। हो सकता है कि PCR वक्त पे अगर पहुंच गई होती तो इस लड़की को बचाया जा सकता था, लेकिन वक्त में मदद नहीं पहुंची। धन्यवाद आपका सौरभ। पुलिस को रिमांड मिल गई है इन तमाम आरोपियों की 5 दिन के लिए। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं यहाँ सुनील गुप्ता, जो पूर्व प्रवक्ता है तिहाड़ जेल के, आरती मेहरा BJP नेता, आभा सिंह हैं वकील, और रीना गुप्ता है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सुनील जी, हमने आपसे 1-2 दिन पहले भी इस पर बात की थी और तब मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या लगता है इस वक्त के ये सिर्फ एक्सीडेंट है या फिर ये हत्या के तौर पे देखा जाना चाहिए। अब इन 2 दिनों के बाद जिस तरह की बातें सामने आई हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या अब इसमें ये धारा ऐड हो सकती है? कई लीगल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, क्योंकि ये भी सामने आ रहा है कि इन लड़कों को, ये 5 लोग पहले कहा जा रहा था, देखिए हर चीजें बदलती चली जा रही है, 5 से अब 7 हो गए, गाड़ी कौन चला रहा था वो बदल गया, तो इसमें धारा जो है वो और भी जुड़ गई है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कई चीजें शुरू में पुलिस ने जो बताई वो गलत निकली हैं, उसको कवर करने के लिए अब और दूसरी बातें भी सामने आ रही हैं। पर लड़कों को पता चल गया था कि ये लड़की गाड़ी में फंसी हुई है, बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते गए। तो इसमें अब क्या आपको लगता है जो धाराएं फिलहाल लगी हैं वो ठीक हैं? देखिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जब तक ये चालान फाइल नहीं होता, ये धाराएं भी चेंज होती रहेंगी, इसमें नई विटनेस भी आती रहेंगी और बहुत सारी चीजें अलग अलग होंगी। अब जैसे इन्होंने 2 लोगों को और को एक्यूज बना दिया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में जो इनको जो भी पता लगता रहेगा ये वो करते जा सकते हैं। बाकी जहां तक बिल्कुल मैं क्लियर हूं, इसमें मर्डर का केस नहीं बनता। 302 के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट एक उसमें एक पैमाना होता है। वो ये पैमाना है कि उसमें आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप मर्डर करने के लिए आप गए थे, वहां पे मर्डर करना चाहते थे और आपने मर्डर किया, तैयारी की और आपने मर्डर किया। तो 302 तो खैर इसमें नहीं बनता। जहां तक 304 की बात है, 304 में जनरली मैंने देखा है कि गंदे से गंदे केस में 10 साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं होती, इवन दो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट का भी जो है प्रावधान है, पर जनरली इसमें मैक्सिमम 10 ईयर तक सेंटेंस होती है और उससे नीचे नीचे रहती है, 3-4 साल अपील करके
3-4 साल में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 304 का ही केस बनेगा, 304A का नहीं बनता। 304A होता है कि अगर आपने नेग्लिजेंस से किसी को मारा है, पर यहाँ पे इनको पता था, जैसे आपने अभी बताया, इनको पता था कि बीच में एक कोई फंसा हुआ, एक इंसान फंसा हुआ है और तब भी ये गाड़ी चलाते रहे, तो इसमें 304 का केस बनेगा और उसमें मैक्सिमम जो है लाइफ तक हो सकती है, पर जनरली लाइफ होती नहीं। जी, पर ये लग रहा है कि आरती जी के पुलिस ने इसमें गलतियां की हैं। आपको क्या लगता है, शुरू से जिस तरह से इस मामले में बातें सामने आई हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कहीं कहीं पे कोताही या कुछ गलतियां, ये लगता है कि इस केस को, इस तरह का जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसे टाला जा सकता था? बहुत ही दर्दनाक हादसा है और टाला जा सकता था, या पुलिस की जो कोताही हुई वो तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे कि उस फर्स्ट चश्मदीद ने बताया कि उसने नंबर ऑफ कॉल्स किए, और शुरुआत में तो मुझे लगता है कि पुलिस, पीसीआर, उनकी कोताही तो जो दिखाई देता है एज अ कॉमन पर्सन, बिल्कुल कोताही दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दिल को दहलाने वाली घटना है। अगर 304 भी है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट अभी बात कर रहे थे कि इंसानियत नाम की जो चीज है वो कहीं पे बहुत पीछे छूट गई। और जिस तरीके से अगर आप डर भी गए, घबरा गए हैं, आपने नशे की हालत में है, या आपकी अगर अभी उम्र नहीं है, या आपके पास लाइसेंस नहीं है, जो कुछ भी है आप उसको डील कर सकते हैं। लेकिन एक जान जाने के बाद अगर आपसे हिट हुई थी, वो लड़की फंसी थी, उसी समय अगर आपने निकाला होता तो वो 20 साल की बच्ची बच सकती थी और उसे बचाया जा सकता। जी, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए, जिसमें प्राइमा फेसी, जिनके ऊपर जिस भी तरह का अपराध बनता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जो आरोपी है, आरोपी में 2 नाम और जुड़ गए हैं, या उसकी फ्रेंड निधि है जो सच झूठ क्या है उसको पूरी तरह से सामने नहीं ला रही। मुझे लगता है इतनी विभत्स घटना के बाद सबको सच, अपनी चेतना, अपनी दिल की, अपनी आत्मा की आवाज सुन के एटलीस्ट सच बोलना चाहिए। शुरुआत में जिस तरह से, जी आरती जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास, पर शुरुआत में जिस तरह से पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट बताया, साधारण एक्सीडेंट बताया, उस वक्त कोई तरह की रिपोर्ट नहीं आई थी, न पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, वो बहुत जल्दबाजी थी। लेकिन उसके बाद जो केस को हैंडल किया गया, उसके बाद जिस प्रकार से होम मिनिस्टर ने भी चार्ज लिया और एकदम कमेटी भी बनाई गई और सीनियर पुलिस ऑफिसर शालिनी सिंह जी को इमीडिएटली उस पे लगाया गया, मुझे लगता है उसके बाद से केस को एकदम पकड़ के जिस तरीके से 5 और आरोपियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, और उसके साथ ही साथ घटना के एक-एक कदम, चाहे वो उस लड़की का निधि का आना था, पर इसके जो बयान आ रहे हैं अभी, पहले इसमें बहुत हल्की धाराएं लगाई गई, पुलिस को लगा कि अब बहुत ज्यादा मामला उलझ रहा है तो फिर उसमें और धारा जोड़ी गई, फिर अभी जी वही मैं कह रही हूँ कि उसमें फिर और धारा भी, आज भी कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, क्योंकि अब पता चलता है कि ड्राइव भी कोई और कर रहा था, उस बात को भी छुपाया गया। तो ये सब खैर होता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं था, दूसरे का नाम दे दिया गया, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है। तो पूरा कुल मिला के बहुत उलझा हुआ ये मामला है, कुल मिला के बहुत उलझा हुआ मामला है ये रीना जी। और कहां पर इसमें आपको त्रुटियां नजर आ रही हैं, गलतियां नजर आ रही हैं? निधि जो उसकी दोस्त है, उसके बयान है तमाम तरह के, जो बार बार अपने बयान बदल भी रही है। तो जो निधि है उसकी संदिग्ध कहानी है, पुलिस की थ्योरी अलग अलग जगह जाती रही है, आरोपियों के बयान बदलते हुए हैं, क्या सच इसमें समझ में आ रहा है अभी तक? रीना गुप्ता। देखिए नगमा जी, आज से ठीक 10 साल पहले हम लोग निर्भया हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और 10 साल के बाद आज हम अंजलि के साथ जो बुरा हादसा हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सीधे होम मिनिस्ट्री, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है, और यही कारण है नगमा जी कि इस केस को
कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। इस केस को पहले तो रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इतना भयावह केस है नगमा जी कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली की पब्लिक जिस तरह निर्भया कांड के बाद सड़कों पे आ गई थी, जिस तरह का रोष था उस समय की रूलिंग पार्टी के खिलाफ, वही रोष दिल्ली की पब्लिक की क्यों रफा दफा किया जा रहा था इसको? रीना जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि पुलिस की चूक थी इसमें, पुलिस की शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट था इसलिए, या कोई और वजह है? देखिए, सारी बातें थी इसमें। एक तो पहली बात तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल लेवल के नेता इसमें इन्वॉल्व थे। दूसरी बात, पुलिस की तो उसमें बहुत ही उस दिन जो लापरवाही रही है कि 22 कॉल्स के बाद कोई वहां नहीं पहुंचा, पीसीआर वैन में पुलिस वाले शराब पिए हुए पाए गए, और ये सब उसके बावजूद जब एक दिन पहले पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा 16,000 पुलिसकर्मी सड़क पे होंगे। तो जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तो एक केस नगमा जी क्योंकि ये सुर्खियों में आ गया है, लेकिन आप देखिए उसके बाद 2-3 केसेस और हो चुके हैं। आए दिन दिल्ली में कभी एसिड अटैक का केस होता है, कभी किडनैपिंग का केस होता है, स्टॉकिंग का केस होता है, कितना नशे के केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बहुत बड़ा एम्बैरसमेंट जरूर है, बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरह की घटना होती है। नगमा जी खत्म करने दीजिएगा, नगमा जी खत्म करने दीजिएगा। देखिए, शुरू में धाराएं, बहुत ही हल्की धाराएं लगाई गई, मीडिया का प्रेशर रहा, आम आदमी पार्टी का प्रेशर रहा, उसके बाद धाराएं बदली गई। और मैं तो आज ये बिल्कुल आपके शो पे कहना चाहूंगी कि ये सीधे सीधे मर्डर का केस बनता है, 302 इसमें लगनी चाहिए। आपकी गाड़ी के नीचे अगर एक प्लास्टिक की पन्नी भी आ जाए, अगर फंस जाए पहिए में, तो आपको पता चलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने किलोमीटर तक वो गाड़ी चलाते रहे और उनको पता नहीं चला। ठीक है रीना जी, इसमें हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं। आपने सुनील जी की बात सुनी और हमारे साथ, एक मिनट रुक जाइएगा, हमारे साथ इस वक्त आभा सिंह भी जुड़ी हैं। रीना जी कह रही है कि सीधे सीधे ये हत्या का मामला बनता है। अभी हमने सुनील जी को सुना, आभा जी, कि वो कह रहे थे कि जाहिर है कि इरादा उसका नहीं था, वहां पर आए, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये ऐसा हादसा हुआ। लेकिन इन लोगों को जानकारी हो गई थी कि एक लड़की गाड़ी में फंसी हुई है। आभा जी, इस पे जो धाराएं लगी हैं, अभी इस पे चर्चा हो रही है कि 302 की धारा भी लग सकती है, 304A है, अभी 304 की धारा लगेगी। आपको क्या अभी इस मामले में जो चीजें सामने आई हैं उससे आप क्या कैसे देख रही हैं आभा जी? देखिए, मैं तो सबसे पहली बात यही कहूंगी कि अगर बिना लाइसेंस के वो गाड़ी चला रहे थे तो ये साफ साफ 302 का मामला बनता है, क्योंकि बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो समझ लीजिए आप AK-47 चला रहे हैं, क्योंकि आप किसी को क्रश जरूर करेंगे। तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि लाइसेंस नहीं था तो फिर इसमें मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ 299 में IPC में जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है और उसमें साफ कहा है कि अगर आप कोई ऐसी इंजरी देते हैं जिस इंजरी से मृत्यु हो सकती है तो फिर आपके ऊपर 302 मर्डर लगाया जा सकता है। और आप इसमें देखिए जो बार बार दिखा रहे हैं कि वो गाड़ी आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, क्योंकि वो बॉडी को छुड़ाना चाह रहा है गाड़ी से, तो उससे उसको और इंजरी हुई और वो क्रश हुई। तो जब आपको लग गया कि कुछ गाड़ी में था और उसके बाद आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, आपने उतर के मदद करने की कोशिश नहीं की, तो ये मर्डर बन जाता है। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो 2 नए आरोपी सामने आए हैं, ये हमेशा ऐसे ही होता है। नगमा जी, आप सही कह रही थी कि ड्राइवर को लोग आगे ला देते हैं, मेन मालिक जो होता है वो पीछे हो जाता है, पैसे की लालच में कोई और अपने ऊपर वो ऑफेंस ले लेता है। लेकिन सबके ऊपर चूंकि 120 भी लग गया है, तो जितने लोग हैं अब सबके ऊपर यही कल्पेबल होमिसाइड का भी मुकदमा लगा हुआ है। लेकिन 302 अगर मर्डर होगा तो 7 लोगों पे 302 चलाया जाएगा, और चलाया भी जाना चाहिए। जिस बर्बरता से इस बच्ची की मृत्यु हुई है उसका एक मिसाल जरूर बनाना चाहिए और हार्शेस्ट पनिशमेंट इन लोगों को दी जानी चाहिए। जी, धन्यवाद आप तमाम लोगों का अपने अपने विचार रखने के लिए। ये इसमें, हाँ बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी, रीना जी, प्योर और प्योर आम आदमी पार्टी एक राजनीति करती है। ये तब भी सड़कों पे थे, आज सरकार में है, तब भी सड़कों पे है और अपनी जिम्मेदारी से ये भाग नहीं सकते हैं। इन्होंने निर्भया फंड कितना यूज किया है। नगमा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक शो आप सिर्फ और सिर्फ निर्भया फंड पे रखें।
देखिए ये सारे अच्छी बात सीसीटीवी नहीं है कि कैमरे इतने लगे serious निर्भया मामले फंड में से। जब हम होम अपने लिए मिनिस्टर से एसयूवी नहीं लेके खरीदते हैं जैसे आपके महाराष्ट्र में खरीदे जा रहे हैं। निर्भया फंड का यूज उसी लिए हो रहा है जिसके लिए होना देखिए, चाहिए। सबसे बड़ी इस पे चीज चर्चा अगर पहले हम भी हुई है कि कानून निर्भया में फंड का कानून इस्तेमाल में हुआ है कानून कि में नहीं, और जो कानून में सीसीटीवी है, फुटेज कानून मिला में था वो क्या वो अगर निर्भया मुझे फंड से लगे लॉ कैमरे से मिला था या किसी दूसरे सीसीटीवी कैमरे से मिला था। तो ये जो टकराव है, और आम आदमी पार्टी तो अब ये भी मांग कर रही है कि शायद डीसीपी का नार्को टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। अब बहरहाल ये मामला भी बहुत उलझा है और लगातार इसमें चीजें बदल रही हैं, पर यह जरूर है कि जिस तरह की कोताही सामने आई है कई जगहों पर, तो सजा ऐसी होनी चाहिए शायद कि एक मिसाल बने। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हमारे पास इतना ही वक्त है इस वक्त इस चर्चा के लिए, तो हम 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं अभी। पारसनाथ समेत शिखर पर्यटन स्थल नहीं है। केंद्र ने ये अधिसूचना का हिस्सा वापस ले लिया है। पारसनाथ पर जो अधिसूचना केंद्र ने जारी की थी उसे वापस लिया गया है। समेत शिखर पर अब पर्यटन नहीं होगा और एक निगरानी समिति बनेगी, ऐसा कहा गया है केंद्र की तरफ से। मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। केंद्र ने जो हिस्सा वापस लिया है अधिसूचना का, उसके मुताबिक उसमें क्या था और अब क्या कहा है केंद्र ने? कादम्बिनी, देखिए, उसमें इको टूरिज्म की बात थी नगमा, और अब उसमें साफ तौर पर जो आज जो जारी किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा कि जो एक बफर जोन है, पवित्र पार्श्वनाथ पर्वत क्षेत्र से परे एक बफर जोन है और इसमें जो टूरिज्म की बात की गई थी उसको अब वापस लिया जाता है। ये इन्होंने बहुत साफ यहाँ पे कर दिया है। उसमें इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाती है। बहुत साफ तौर पे कहा गया है इसमें सभी पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियां शामिल हैं। ये इसमें बिल्कुल साफ तौर पर कहा है। ये भी कहा है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि इसको किसी प्रकार से टूरिज्म के लिए इस बफर क्षेत्र का इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा निगरानी की भी बात की गई है और इसमें साफ ये कर दिया गया है कि एक निगरानी टीम जो है, एक समिति वो गठित की गई है। राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्यों तथा स्थानीय जनजातीय समुदाय के एक सदस्य को स्थायी सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जाए ताकि उनकी निगरानी में इको सेंसिटिव जोन के प्रावधानों को पालन किया जा सके। तो एक तरह से जो एक वहां पर टूरिज्म की बात थी पूरी तरह से वो खारिज अब कर दी गई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, सेंटर की तरफ से। जी धन्यवाद आपका। कादम्बिनी, हमारे साथ उमा भी जुड़े हुए हैं। उमा, आपने पहले जी किशन रेड्डी से इस बारे में सवाल भी पूछा था और जो ये अधिसूचना जारी की गई थी उसका हिस्सा वापस ले लिया गया है और ये बार बार कहा जा रहा था कि उनके जो जैन समुदाय है उनकी भावनाओं को आहत नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे को आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी तूल दिया था और कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो इको टूरिज्म जोन बनाकर उसके जरिए जो एक आर्थिक जो स्रोत है वो पैदा करना चाहती है वहां पर। इसके थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कैबिनेट के फैसलों को लेकर और हमने सवाल पूछा केंद्रीय पर्यटन मंत्री से। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जैन समुदाय की भावना को किसी भी सूरत में आहत नहीं होने दिया जाएगा और ये बात उन्होंने कही कि मैं कैबिनेट मंत्री के तौर पे ये भरोसा देता हूं, संसद के भीतर भी ये बात कह चुका हूं। तो ये बात साफ हो गई थी तभी कि जो केंद्र सरकार है वो जिस तरीके से जैन समुदाय के लोग आंदोलनरत हैं देश भर में, तो उनके सामने जो है वो एक अपने कदम पीछे खींचेगी और इसके थोड़ी देर के बाद ही ये नोटिफिकेशन वापस लेने की सूचना जो है वो आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि जैन समुदाय की भावना आहत हो और जो उनके आंदोलन की जो सूरत है वो देखते हुए उन्होंने इस कदम को वापस लिया है और इसी बात का भरोसा जो है वो केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में दिया था। नगमा जी, मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष कुमार, इस वक्त मनीष, हेमंत सोरेन ने इस बारे में केंद्र को चिट्ठी भी लिखी थी, अब अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। इसे लेकर काफी ज्यादा रोष दिखाई दे रहा था जैन समुदाय में, तो उनकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, भावनाएं आहत हो रही थी। अब वहां पर इससे काफी राहत होगी। देखिए, निश्चित रूप से इस मामले में 2 मुख्य स्टेक होल्डर हैं। एक तो जैन समुदाय
जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उन दोनों के ऊपर में ये दबाव डाल रहा था कि आपने जो 2019 में अलग अलग नोटिफिकेशन किया था केंद्र सरकार के द्वारा, वहां पर इको टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई थी, और राज्य सरकार के द्वारा जो उस समय की बीजेपी सरकार थी उसने जो 24 धार्मिक स्थल थे वहां पर टूरिज्म के लिहाज से उसे टूरिस्ट स्पॉट भी घोषित किया था। तो उन दोनों के ऊपर में यह दबाव डाला जा रहा था कि उन दोनों आदेशों को वापस लिया जाए। अब हेमंत सोरेन ने, चूंकि ये जो श्री समेत शिखर है वो पहाड़ के ऊपर है, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वहां पर पूरा वो फॉरेस्ट का एरिया है, तो उन्होंने वहां पर इको टूरिज्म की बात की थी, तो उस आदेश को उन्होंने एक तरह से वापस ले लिया है, उसे स्थगित कर दिया है। और अब हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ा आसान होगा कि वो भी अपने जो टूरिज्म को, वहां पे जो टूरिस्ट स्पॉट उसको घोषित किया है, उस आदेश को भी वो एबेंस में या स्थगित करने के लिए आने वाले दिनों में या अगले 24 घंटों के अंदर वो एक नया आदेश निकाले, क्योंकि उन्होंने ही आज जो केंद्र ने जो कार्रवाई की है या केंद्र की जो चिट्ठी आई है नगमा, वो हेमंत सोरेन सरकार ने, अगर आपको याद हो तो कुछ घंटे पहले उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि आपका जो आदेश है उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन दे। उसके बाद केंद्र सरकार की ये सफाई आई है। तो अब निश्चित है कि आने वाले कुछ घंटों में या 1-2 दिनों के अंदर राज्य सरकार की तरफ से भी सफाई आएगी कि जो उनका आदेश था कि उसे टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया है उसे भी एवेंस में रखा जाएगा, जिससे कि इस मुद्दे पर जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है वो खत्म हो जाए। नगमा जी, धन्यवाद आपका मनीष, उमा और कादम्बिनी इस चर्चा के लिए। इस वक्त केंद्र सरकार ने जो वो अधिसूचना जारी की थी उसका हिस्सा वापस ले लिया है, जिसमें इस यहाँ पर पर्यटन की बात हुई थी, जिससे जैन समुदाय की भावनाएं आहत हो रही थी और वो सभी जगह इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हल्द्वानी की बात, रातों रात 50,000 लोग बेघर नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या का राम मंदिर तैयार रहेगा। त्रिपुरा में उन्होंने ये बात कही है, आपको सुनाते हैं पहले अमित शाह ने क्या कहा। सबरूम वालों, आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। आज ही मुझे सीएम आसाम मिले थे, वहां पर भी मां का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारे साथ फोन पे मौजूद इस वक्त मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, हमने सुना गृह मंत्री अमित शाह को त्रिपुरा में वो बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे पहले मंदिर बनने के काम में रुकावट आई थी, लेकिन गिनाया कि कितने मंदिर बने, कौन कौन से सोने का बन रहा है, कहां कहां भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। तो ये क्या कॉन्टेक्स्ट था, मौका क्या था जब उन्होंने इतनी अपनी अकम्पलिशमेंट्स बताई हैं मंदिर बनाने की? ये नगमा, त्रिपुरा में भी इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं, इसी साल कर्नाटक में भी चुनाव होने जा रहे हैं, और अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में भी थे, वहां पर भी उन्होंने इसी बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के लोग तैयार रहें अयोध्या जाने के लिए, और वहां पर अब गगनचुंबी राम मंदिर बनने जा रहा है और 1 तारीख से वहां पर वो दर्शन कर सकते हैं, अगले साल की 1 जनवरी से। जो अभी तक राम मंदिर का कार्यक्रम बताया गया था उसके अनुसार ये बात कही गई थी कि दिसंबर 2023 तक जो गर्भगृह है वो तैयार हो जाएगा और वहां पर श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो पिच है गृह मंत्री अमित शाह की, वो स्पष्ट तौर पर ये बता रही है कि बीजेपी किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में जो कि अगले साल होंगे, उसके लिए इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता के साथ जनता के सामने रखेगी। क्योंकि बीजेपी इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। वो राम मंदिर जो बरसों तक, दशकों तक, सदियों तक अटका रहा तमाम तरह के कानूनी पचड़ों में, उसको बनाने का मार्ग मोदी सरकार ने प्रशस्त किया, और न केवल प्रशस्त किया बल्कि वहां पर मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है, जो कि अब एक तरह से कहें कि समापन की ओर है, क्योंकि जो भूतल का काम है वो पूरा कर लिया गया है।
और अब गर्भगृह में भगवान राम की भव्य प्रतिमा की स्थापना करने के लिए तमाम जो देश भर में तलाश की जा रही है कि किस तरह का पत्थर हो, क्योंकि नीले रंग के पत्थर की तलाश की जा रही है, उसको तराशा जा रहा है। तो ये सारा काम साथ साथ चल रहा है और इसके साथ साथ उसके लिए माहौल जो है वो भी बनाना अब बीजेपी ने शुरू कर दिया। और गृह मंत्री अमित शाह के जो आज के और इसके साथ साथ पिछली बार कर्नाटक के कुछ दिनों पहले का बयान है, उससे ये स्पष्ट है। ये स्पष्ट है कि मंदिर बनाने की जो उपलब्धियां हैं वो मुख्य तौर पर पेश की जाएंगी चुनाव के दौरान। धन्यवाद आपका अखिलेश शर्मा इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम और उसके बाद आगे वो मुद्दे जिनसे आम लोग जूझ रहे हैं, घर का मुद्दा हल्द्वानी की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हल्द्वानी में तोड़फोड़ पर 7 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हल्द्वानी में 4000 घरों में अभी कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे ब्रेक लगाया है। 7 दिनों में जमीन खाली करने का फैसला सही नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। ये हाई कोर्ट का फैसला था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगाई है और मानवीय पहलू को देखने की बात कही गई है सरकार से। प्रैक्टिकल हल इसका निकाला जाए क्योंकि यहाँ पे लोग लंबे समय से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे लोगों के लिए पुनर्वास योजना जरूरी है। रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। 7 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हल्द्वानी में बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राहत की सांस ली है। मैं इस वक्त बनफूलपुरा में मौजूद हूं और जो बनफूलपुरा में पिछले 10 दिनों से लगातार लोग सड़कों पर थे, इस कड़ाके की ठंड में महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई थी, लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो चेहरे पर एक रौनक लौटी है, लोगों को एक इत्मीनान मिला है और कहीं ना कहीं जो एक बेचैनी पाई जाती थी कि जिन घरों में सालों से वो रहते आए हैं, उन घरों को तोड़े जाने का जो खतरा था, जिसकी वजह से बेचैन थे लोग, वो एक राहत मिली है। तो ये आप देखिए, ये लोग हैं और ये जो घर हैं, जो आप घर देख रहे हैं ये बने हुए, इन्हीं को तोड़े जाने का आदेश नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि समस्या का मानवीय पहलू भी देखा जाना चाहिए। और दूसरी साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी इस तरह के 4 सरकारी स्कूल बने हुए हैं, 2 बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनी हुई हैं और सरकारी बैंक है यहाँ पर। तो सवाल यही उठता है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा राज्य सरकार से और रेलवे से कि कैसे आखिर इस जमीन पर सरकारी जो भवन है वो यहाँ पर बन गए। अब कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद में रौनक लौटी है चेहरे की कि नहीं? बेशक रौनक लौटी साहब, हमें उस न्यायालय पे पूरा भरोसा था और अल्लाह ताला ने हमें बड़ी खुशी का, और हमारे बच्चों को जो भरपेट खाना नहीं खा रहे थे, आज इंशाल्लाह पेट भर के हम लोग खाना खाएंगे। और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा था कि कई महिलाएं यहाँ अभी रो रही थी अपने घर के लिए। जी जी जी। और वो दुआएं कर रही थी कि ताकि हम ये जो है केस जीत जाए, मगर जीते नहीं, स्टे मिला है फिलहाल। अभी आगे की कार्रवाई जारी रहेगी और इंशाल्लाह हम जो है इससे जीत कर ही निकलेंगे। एक बहुत बड़ी खुशी और एक बहुत बड़ी जो है राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से, हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है इस न्यूज़ को सुन करके कि हमें स्टे मिल गया है और हम अब निरंतर स्टे के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हमें कामयाबी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर फिलहाल बनफूलपुरा में जो लोग सड़कों पर थे, कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे थे, अब जो है लोगों ने एक राहत की सांस ली है। प्रशासन ने भी एक राहत की सांस ली है फिलहाल, क्योंकि प्रशासन के लिए भी ये मुश्किल था कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाना, उनके लिए फौरी व्यवस्था करना। तो ये प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत उनको भी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात बनफूलपुरा के लोगों के लिए है जो सालों से यहाँ पर रहते आए हैं। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो दशकों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ, बुजुर्ग हुए वो, और यहाँ पे उनके घर बार हैं, बिजली का कनेक्शन है, वो यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं। तो सवाल ये उठा रहे हैं लोग कि इतने दिनों के बाद इस अतिक्रमण की याद क्यों आई, फिर यहाँ पर उन्हें बसने क्यों दिया गया। तो एक बहुत बड़ी ये मानवीय समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है। 5 की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।